हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को जय हिंद। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम 4 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आपको करंट के साथ साथ स्ट्रेटेजिक के भी देखने को मिलेगा। और जो आगे आने वाली आपको एग्ज़ाम है, जैसे कि आरपीएफ हो गया, जो आगे आने वाली एसएससी की भर्ती है, या फिर सीपीओ, और या फिर जैसे कि कोई स्टेट का एग्ज़ाम है, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन है जो काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने। तो इसमें आज हम अपना करेंगे करंट और प्लस में स्ट्रेटेजिक के। तो चलते हैं अपने आपके आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपका आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, जो भी हाल ही में कौन बनी है। तो आपको बताना है कि कौन बनी। उससे पहले आपके ऑप्शन सुन लीजिए। आपके ऑप्शन है शालिजा धामी, शिवा चौहान, दीपिका मिश्रा और सुमन कुमारी। ठीक है, तो आंसर जानने से पहले अपने बीएसएफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। बीएसएफ जिसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या भारत सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, बीएसएफ। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल हो गया इसका हिंदी में नाम। अगर इसकी स्थापना पूछे तो कब बताओगे, तो सर 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपके हो जाएगा न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, न्यू दिल्ली बीएसएफ का हेडक्वार्टर। ठीक है जी। आगे अगर आपको कोई पूछे इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, नितिन अग्रवाल इसका आंसर रहने वाला है। भी वर्तमान में इसके बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो नितिन अग्रवाल। ठीक है, और यहीं पे अपने बेसिक बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे पूछा गया है कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, अगर मैं आपसे पूछूं कि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला, पहली भारतीय पायलट कौन है, तो इनका नाम आप सभी ने सुन रखा है कि अवनी चतुर्वेदी का नाम आपने अच्छे से सुन रखा है, अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे कि अवनी चतुर्वेदी कौन है। तो इन्होंने सुखोई लड़ाकू विमान है, जो पहली महिला पायलट बनी है, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ इसका जो आपका आंसर है वो आज का क्या रहने वाला है, तो सुमन कुमारी इसका डी आंसर रहने वाला है। तो ये सुमन कुमारी है जो सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है, वो रहेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा मेनालोक्लेमिस द्रौपदी, ये अभी ये कोई प्रजाति या कुछ भी एक चीज़ खोजी है जिसका नामकरण किस पे नामकरण पे हुआ है, तो ये अपने राष्ट्रपति हैं द्रौपदी जी। ठीक है, ये अपने भारत के राष्ट्रपति, इनके नामकरण पे जो इस चीज़ का नाम रखा गया है मेलानोक्लेमिस द्रौपदी। ठीक है, तो द्रौपदी जी के नाम पे रखा गया। तो ये आपको बताना क्या चीज़ है, ये मलेरिया रोधी दवा है, ये समुद्री प्रजाति है, ये कैंसर रोधी दवा है, या फिर एक्सोप्लैनेट है। ठीक है, तो उससे पहले आप जान लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन है कि मलेरिया। तो आप ध्यान रखेंगे कि मलेरिया का वाहक कौन होता है, तो आप सर बताएंगे कि मलेरिया का वाहक जो मादा एनाफिलेज होती है, मादा एनाफिलेज होती है। ठीक है सर, मादा एनाफिलेज। और अगर मैं ये आपसे पूछूं कि जो ये कौन सा रोग है, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, ये कौन सा रोग है, तो आप बताओगे कि सर ये रोग है जो मलेरिया, वो एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, यही मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ प्रोटोजोआ रोग की। पापा काम पर सोते हैं, क्या लिखोगे कि पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, इससे ये क्या लगेगा कि ये प्रोटोजोआ जनित रोग सारे आ गए, प्रोटोजोआ जनित रोगों की ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है, तो पापा काम पे सोते हैं। तो पै से पायरिया, इससे क्या होता है कि दांतों में खून वगैरह आता है, तो वो पायरिया। का से कालाजार। मैं से मलेरिया, आपको बता दिया मलेरिया। पे से पेचिस,
थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम है तो आप जो मैं बोल रहा हूँ वो साथ साथ में आप पेन कॉपी लेके बैठिए। जब ये क्लास लें तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि पापा काम पे सोते हैं, सो से सोने की बीमारी, यहाँ लिख लेना सो से सोने की बीमारी। पापा पा से लिखोगे पायरिया, का से कालाजार, मैं से मलेरिया, पे से पेचिस और सोते सोने की बीमारी। ठीक है, ये आप प्रोटोजोजनित जो भी रोग हैं वो आपके इसी एक टिक में शामिल हो गए हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि कैंसर। ठीक है, कैंसर रोधी दवा है। ठीक है, तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि कैंसर रोधी दवा, तो कैंसर का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ये इसको हिंदी में ऐसे लिख दिए ऑन्कोलॉजी, ये इसका अध्ययन कहलाता है। किसका अध्ययन है, तो ये कैंसर का अध्ययन को क्या कहलाते हैं, ऑन्कोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है सर, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, तो ये एक समुद्री प्रजाति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है कि हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASDTS टंग का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, आपके ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, अनुराग ठाकुर और सर्बानंद सोनोवाल। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब भी आप इस क्लास को लेवें तो अपना पेन कॉपी साथ रखें और साथ साथ में आप इसको नोट करते जाइए, जो कि लास्ट में आपके रिवीजन का सबसे अच्छा आपका एक बुक तैयार हो जाएगी। जब भी आप एग्जाम देने जाएं इसके एक बार रीडिंग अवश्य लगा कर जाएं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ये हो गए। आपको पता है कि राजनाथ जी वर्तमान में अपने रक्षा मंत्री हैं। ठीक है जी, अमित शाह गृह मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, जो ओशन ग्रेस है नामक है टंग एक, उसका उद्घाटन इन्होंने किया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने। ठीक है, अनुराग ठाकुर अपने हो गए खेल मंत्री हो गए, अमित शाह जी अपने गृह मंत्री हो गए। तो इन जो मंत्रालय है उनकी लिस्ट भी आप अच्छे से कॉपी में नोट करें। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना चौथा क्वेश्चन है वो क्या है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है, तो आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नई दिल्ली में पीछे G20 हुई थी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नई दिल्ली G20 2023 कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में हुई है। और इसके जो शेरपा थे G20 2023 के शेरपा वो कौन थे, अमिताभ कांत थे। ठीक है, अमिताभ कांत याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। G20 2023 के शेरपा कौन है, तो अमिताभ कांत है। ठीक है, फिर एक शब्द आता है यहाँ पे अहमदाबाद में क्या है, अहमदाबाद में सर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम जिसको बोलते हैं आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, आपको पता होगा कि अहमदाबाद गुजरात में और यहीं पे एक स्थान पड़ता है मोटेरा। ठीक है, यहाँ पे है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इंडिया में अगर कोई लीग होती है या फिर कोई वर्ल्ड कप होता है तो इसका लास्ट मैच या फर्स्ट मैच यहाँ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अहमदाबाद से आप ये बात ध्यान रखेंगे कि कहाँ होता है, तो अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, कलकत्ता से आप क्या ध्यान रखेंगे, कलकत्ता से आप ये बात ध्यान रखेंगे कि कलकत्ता में जो अपना प्रथम उच्च न्यायालय, आपसे कोई पूछ ले प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा था, तो प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा था, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, और इसकी स्थापना है इसकी स्थापना कब, कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था, तो 1773। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से कि प्रथम उच्च न्यायालय जो कौन से एक्ट द्वारा बनाया गया, तो 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 याद रखेंगे। ठीक है, और जो इसका आंसर आपका रहने वाला है तो वो नई दिल्ली रहने वाला है। ठीक है, उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अपना 5वां क्वेश्चन ये रहेगा कि एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण और भारत और किस देश के बीच में हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखेंगे कि श्रीलंका नाम आया, ठीक है। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है ये पूछे तो सर बोलोगे कि मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी है। अगर वहीं आपसे पूछे कि इनके बीच में कौन सी जल संधि है तो जल संधि बताओगे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो यह पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पाकिस्तान रहता है, भी भारत और पाकिस्तान, तो बच्चे भागकर उसको टिक करते हैं कि पाक जल संधि है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी। ऐसा नहीं है, पाक जल संधि कहाँ कहाँ है, तो पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच में है, और बेसिकली पूछे तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। श्रीलंका से भी आप एक्सरसाइज याद रख सकते हैं, एक एक्सरसाइज श्रीलंका के साथ भी अपने करते हैं, तो वह स्लाइन एक्स युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, ठीक है। फिर वहीं बात करें इंडोनेशिया के साथ भी अपने करते हैं, इंडोनेशिया के साथ अपने कौन सा एक्सरसाइज करते हैं, तो कोरपेट एक्सरसाइज किसके साथ होती है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी होती है, तो कोरपेट एक्सरसाइज होती है। फिर जापान के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना जो हो जाएगा वो कौन सी है, धर्म गोर्जियन एक्सरसाइज का नाम क्या है, सर बोलेंगे कि धर्म गोर्जियन एक्सरसाइज है, वो किसके साथ में होती है, तो भारत और जापान के। ये एक्सरसाइज एसएससी के कई एग्जामों में पूछी जाती है, तो आप इनकी भी लिस्ट तैयार करेंगे कि कौन सी किसके साथ करते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जैसा कि यहाँ पे आंसर आपका होने वाला है मलेशिया। यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत और मलेशिया के बीच में एक और एक्सरसाइज करते हैं, उदार शक्ति एक्सरसाइज पूछे तो वो भी किसके बीच में होती है, तो भारत और मलेशिया के बीच में होती है, ठीक है सर, ये बात होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना 6 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है वो है ग्लोबल रिसर्च आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। ये आपको बताने किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट डाल के लिख लीजिए। यहाँ पे एक नाम आया है UNEP, ठीक है। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो गया। और इसका मुख्यालय पूछे तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में है, नैरोबी केन्या में है, ठीक है, इसका मुख्यालय, ठीक है। और वहीं इसकी स्थापना पूछे तो अब कब बताओगे, वहीं इसकी स्थापना हुई थी कब, तो 5 जून 1972। 5 जून से आप ये ध्यान रखना कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसी के तर्क पे, ठीक है। तो UNEP क्या हो गया, ये संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम हो गया। इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या केंद्र हो गया, और 5 मार्च 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर यही बात आती है वर्ल्ड बैंक की, किसकी बात आती है, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ हो जाएगा, तो वाशिंगटन DC में हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना अगर आपसे कोई पूछे भी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताओगे सर जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना, ठीक है सर। और फिर यहीं पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है कि नीति आयोग की जो स्थापना है वो एक आयोग चलता था पहले, अपने योजना आयोग पहले चलता था, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। उसको समाप्त करके ये उसी के स्थान पे ये क्या करता है, ये नीति आयोग है जो सेंटर सरकार का एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो योजना आयोग की स्थापना अगर पूछे तो वो कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को हुई थी। और जो नीति आयोग की स्थापना है, जैसे कि नीति आयोग की स्थापना पूछिए आपसे भी, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि नीति आयोग की स्थापना। और जैसे नीति आयोग के बारे में अपने और बात कर लेते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वो होते हैं अध्यक्ष। तो वर्तमान में कौन हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हो गए, ठीक है। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, उपाध्यक्ष वो कौन हो जाएंगे, तो वो सुमन बेरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुमन बेरी,
ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, सुमन बेरी, ठीक है। और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी बोले तो CEO, वो कौन है, तो इनका वर्तमान में बने हैं अमिताभ कांत बने हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे से कि नीति आयोग के CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है। और जो इसका आंसर आपका रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, UNEP, जो संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि अतिथि योजना का निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। पता नहीं अभी अतिथि जो योजना वो किससे संबंधित है, ये स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, या फिर शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो अपना स्पेस टेक्नोलॉजी है या स्पेस बोलें तो स्पेस, भारतीय स्पेस के जनक किसे कहते हैं, भारतीय स्पेस के जनक, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप अच्छे से नोट करते जाइए, ठीक है। तो भारतीय स्पेस के जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक वो कौन हो जाएंगे, तो विक्रम साराभाई, ठीक है। साराभाई भारतीय अंतरिक्ष के जनक इनको बोला जाता है, ठीक है। और जो इसरो है अपना, इसरो ये आपको बताया गया है, इसरो का जो मुख्यालय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। और जो इसका आपका आंसर रहने वाला है 7 नंबर का, वो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है अतिथि योजना, ठीक है। तो ये थी आपकी वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपका जो एक लाइक है और एक सब्सक्राइब है हमें एक मोटिवेशन के रूप में मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।